क्या आप जानते हो एवरेज इंडियन लाइफ स्पैन लास्ट 30 ईयर्स में 58 ईयर्स से बढ़ के 73 ईयर्स हो गई है। यानी आज के दिन एक एवरेज इंडियन आदमी रिटायरमेंट के बाद 15 साल जीता है। लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद आपके पास आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इनफ फाइनेंशियल फंड होना जरूरी है। इस वजह से आपकी फाइनेंशियल और रिटायरमेंट प्लानिंग और भी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। ऑब्वियसली आज के दिन आप एफडीज, पीपीएफ्स, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भी एक अच्छा टूल प्रोवाइड करती है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे एनपीएस क्या है, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके प्रोज और कॉन्स क्या है उसके बारे में। 2004 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन को बंद किया और उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को। इसी स्कीम को 2009 में सारे इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया। इस स्कीम के तहत आप आपके इनकम का कुछ हिस्सा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, जो फंड मैनेजर्स इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उससे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस के थ्रू आपके लिए कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है। इसके जो भी रिटर्न्स होते हैं वो आपको रिटायरमेंट एज पे वापस मिलते हैं। हालांकि सारा पैसा एज अ कैश आपको रिटर्न नहीं मिलता, इसमें से कुछ हिस्सा आप एज अ कैश लमसम विड्रॉ कर सकते हो और कुछ हिस्से से आपको एन्युटी पॉलिसी परचेस करनी पड़ती है। अब एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इस पॉलिसी से आपको हर महीने या हर साल गारंटीड अमाउंट एज अ पेंशन रिटर्न मिलती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो इस तरीके से एनपीएस का यूज करके आप बेटर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। अब आप आपकी एनपीएस इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो? इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। एनपीएस अकाउंट्स करंटली प्रोटीन, सीआरए और के फिनटेक ये 3 रिपोजिटरीज प्रोवाइड कर रही है। रिपोजिटरीज बैंक से सिमिलर होते हैं। जिस तरीके से बैंक्स आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके से रिपोजिटरीज आपको एनपीएस का अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपके एनपीएस के सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा। इन तीनों रिपोजिटरीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन करंटली सबसे ज्यादा लोग प्रोटीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी उसी के साथ जाओ, ये मैं सजेस्ट करूंगा। अब जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करने जाओगे आपको फंड मैनेजर चूज करने का ऑप्शन आएगा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, कोटक ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजमेंट कंपनीज ये फंड्स आपको ऑफर कर रहे हैं। आप पास रिटर्न को देख के आपके मर्जी का फंड मैनेजर चूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला, एनपीएस में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव फंड में डिवाइड की जाती है। तो ये सारे फंड मैनेजर इन चारों स्कीम्स को ऑफर करते हैं, जिनमें से अल्टरनेटिव फंड्स को स्कीम ए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को स्कीम जी, इक्विटीज को स्कीम ई और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को स्कीम सी बोला जाता है। अब एनपीएस में इन्वेस्ट करते समय आपके पास दो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ऑटो स्ट्रेटेजी, मतलब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को ये फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर असेट्स में अलोकेट करेंगे। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, जिसमें आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे में से 75% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बचे हुए पैसे को डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जाता है और जब तक आपकी एज 55 पहुंचती है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 15% बचता है और बाकी का इन्वेस्टमेंट डेट में रहता है। सेकंड ऑप्शन होता है मॉडरेट ऑप्शन, जिसमें 50% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और 50% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। धीरे धीरे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट को कम किया जाता है और जैसे आपकी एज 55 पहुंचती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट 10% रहती है। तीसरा ऑप्शन होता है कंजर्वेटिव ऑप्शन, जिसमें इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 25% होती है, 75% इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में होती है। धीरे धीरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करके एज 55 पहुंचने तक इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ती है। आप अगर ऑब्जर्व करो तो सारे स्ट्रेटेजीज में इक्विटी की इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका रिस्क एपेटाइट कम होते जाता है, इसलिए आपके रिस्क को कम किया जा रहा है और डेट में आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे। इन स्कीम्स को LC75, LC50 और LC25 भी बोला जाता है, जो उसके इक्विटी के प्रोपोर्शन पे नेम किया गया है। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑप्शन होता है एक्टिव ऑप्शन, जहां पे आप चूज करते हो कि आपको इन चारों असेट में किस तरीके से प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि इसमें 2 लिमिटेशंस है कि आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% ही इन्वेस्ट कर सकते हो और अल्टरनेटिव फंड में मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म इन फंड्स के रिटर्न्स फंड मैनेजमेंट पे नहीं डिपेंड है, बल्कि आपके एलोकेशन प्रोपोर्शन कैसा है और आप कितने टाइम पीरियड तक इस फंड्स में इन्वेस्टेड हो उस पे आपके रिटर्न्स डिपेंड होंगे। तो आपके फंड एलोकेशन को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना और चेंज करना बहुत जरूरी होता है।
एनपीएस में आप किस तरीके के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो? इक्विटीज 10 to 12% रिटर्न देते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8 to 10% और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7 to 9% रिटर्न देते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना एनपीएस आपको 10% के आसपास रिटर्न दे सकता है। एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण इन रिटर्न्स में आप थोड़ी सी बढ़ोतरी देख सकते हो। हालांकि ये रिटर्न्स गारंटेड नहीं है और उस समय मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजॉन क्या है उस पर आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, फंड मैनेजर से ज्यादा आपका असेट एलोकेशन कैसा है और आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड हो उस पर आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। तो टाइम टू टाइम आपके एसेट एलोकेशन को इवेल्युएट जरूर करें और उसमें जरूरत पड़ने पे चेंजेस भी करें। अब बात करते हैं टैक्सेशन की, जो एनपीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको एटीसीसी डी1 के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन पे, आपके टैक्सेबल इनकम पे। हालांकि ये डिडक्शन पीएफ, ईपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम सब बेनिफिट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 1.5 लाख आप एनपीएस पे यूज कर पाओ। एडिशनली आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन पे आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है एटीसीसी डी1 का तहत। ये दोनों डिडक्शन जो है वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में अवेलेबल है, न्यू रिजिम में अवेलेबल नहीं है। जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देता है। उस कंट्रीब्यूशन में भी आपको टैक्सेबल इनकम में डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपके बेसिक सैलरी के 10% है और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके बेसिक सैलरी के 14% है। ये डिडक्शन दोनों ओल्ड और न्यू रिजिम में अवेलेबल है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ओल्ड रिजिम में आपको अच्छे खासे टैक्स बेनिफिट एनपीएस पे मिल रहे हैं। आप आपका एनपीएस का पैसा विड्रॉ कब कर सकोगे? एनपीएस पे 15 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, तो ये 15 इयर्स खत्म होने के बाद या फिर आपकी एज 60 होने पे इन दोनों में से जो भी पॉइंट जल्दी आएगा तब आप आपके पैसे को विड्रॉ कर पाओगे। हालांकि जैसे मैंने कहा, आप पूरे पैसे को एज अ कैश विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम 80% एज अ कैश यानी लमसम ले सकते हो और बचे हुए अमाउंट से आपको एन्युटी पॉलिसी खरीदना पड़ता है जिससे आपको पेंशन मिले। 80% में से पहले 60% पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। बचे हुए अमाउंट पे आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। आपको एन्युटी पॉलिसी से जो भी पेंशन आता है उस पर भी आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। एडिशनली इस लॉकिंग पीरियड के दरमियान भी आपको पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, जिसमें मैक्सिमम आप 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये विड्रॉल के बीच में एटलीस्ट 2 विड्रॉल में 3 ईयर का गैप होना जरूरी है और ये विड्रॉल सर्टन सिचुएशन में ही अलाउड है, जैसे हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउस या फिर मैरिज के लिए आप ये विड्रॉल्स कर सकते हो। अगर एनपीएस होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में सारा का सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिलता है, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता। एनपीएस रेगुलेशन में रिसेंटली ही कुछ चेंज किए गए। आप मैक्सिमम जो विड्रॉल कर सकते हो वो पहले सिर्फ 60% अलाउड था, जिसको बढ़ा के अब 80% कर दिया गया है। साथ ही साथ आपके पार्शियल विड्रॉल जो अलाउड होते हैं वो पहले 3 ही अलाउड थे, अब वो 4 कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एनपीएस होल्डिंग एज जो था उसको बढ़ा के 85 ईयर्स कर दिया गया है। एनपीएस के एडवांटेजेस क्या क्या है? एनपीएस एक अच्छा टैक्स इफिशिएंट टूल है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं लेकिन उनकी रिस्क भी ज्यादा होती है। उसी की जगह एफडीज, पीपीएफ कम रिटर्न देते हैं लेकिन बहुत ही कम रिस्क भी होती है। एनपीएस आपको एक मॉडरेट बीच वाला ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न आते हैं और रिस्क भी मॉडरेट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के कंपेरेटिवली एनपीएस के एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं तो वो थोड़े से इफिशिएंट हो जाते हैं। इसी के साथ एनपीएस एक रेगुलेटेड टूल है जो आपको अच्छी खासी सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम है। आपको 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद भी आपको 4 ही पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, वो भी सर्टन कंडीशंस में, तो आपको बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं मिलती। साथ ही साथ आपको सर्टन अमाउंट से एन्युटी पॉलिसी बाय करना कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा अमाउंट एज अ कैश रिटर्न नहीं मिल रहा। जो भी आप पेंशन अमाउंट लेते हो वो टैक्सेबल है। साथ ही साथ 60% के अबाउ जो कैश अमाउंट आप लेते हो वो भी टैक्सेबल है, तो टैक्स का बेनिफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके अलावा एनपीएस एक कॉम्प्लेक्स टूल है जो आम आदमी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एनपीएस एक अच्छा टूल है जो टैक्स बेनिफिट के साथ अच्छे खासे रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में हो तो आपको ये कम अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स कम है तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन इसका लिक्विडिटी ना होने का या फिर लॉकिंग पीरियड होने का बेन ही कभी कभी बून बन जाता है, क्योंकि इससे आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है। आप बार बार आपके इन्वेस्टेड पैसे को नहीं निकालते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में मैं एनपीएस को म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से कंपेयर करूं तो कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक केंद्र को। थैंक यू।